हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वैदिक एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गुप्ता पीरियड के बारे में, तो इस क्लास हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में और जानेंगे वर्धना डायनेस्टी को। तो चलिए शुरू करते हैं। द वैदिक एकेडमी। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस वीडियो के नीचे जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत ही सपोर्ट मिलता है। तो गुप्ता एम्पायर जब वीक होने लगा और छोटे छोटे राज्यों में टूटने लगा, तब अराइज हुआ पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड को हम लोग पढ़ेंगे मेनली टू पार्ट्स में। एक पार्ट होगा जिसमें हम लोग नॉर्दर्न इंडिया के जो रूलर्स थे उनकी बात करेंगे, और जो सेकंड पार्ट होगा यानी नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे सदर्न किंगडम्स के बारे में, जो सदर्न के इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थे पोस्ट गुप्ता पीरियड में। ठीक है, तो अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो मेन एक बड़ा डायनेस्टी उभर के आया वो था वर्धना डायनेस्टी। ठीक है, और वर्धना डायनेस्टी को ही हम लोग पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, पुष्यभूति डायनेस्टी और वर्धना डायनेस्टी दोनों एक ही है। ठीक है, और ये क्यों है ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अगर हम बात करते हैं साउथ इंडियन किंगडम की, तो उस समय दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थे, और एक था जिसमें चालुक्याज और जो दूसरे थे वो थे पल्लवाज। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थे और इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये तीनों डायनेस्टीज यानी वर्धना, चालुक्याज और पल्लवाज एक ही टाइम जोन पे एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्धना डायनेस्टी को। और वर्धना डायनेस्टी में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इनके फाउंडर कौन थे। तो इनके फाउंडर जो थे वो थे पुष्यभूति वर्धना। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे पड़ा है पुष्यभूति डायनेस्टी। तो आप समझ सकते हो कि वर्धना डायनेस्टी या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फाउंडर के नाम से है। ठीक है, तो ये कौन थे? तो ये गुप्ताज के फ्यूडेटरीज थे, यानी गुप्ताज के जमींदार थे। ठीक है, और ये थानेश्वर यानी करंट हरियाणा के एरिया में थे। तो जब हुनों ने अटैक किया लेटर गुप्ताज के टाइम में, तो गुप्ताज वीक होने लगे, तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। ठीक है, इन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। तो यही है, इसी से वर्धना डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, तो ये छोटे से इलाके यानी थानेश्वर हरियाणा पे इलाके पे ही रूल करते थे, और ये बाद में एक्सपेंशन होके एक कह सकते हैं पैन इंडिया डायनेस्टी या फिर एम्पायर बना। ठीक है, तो पुष्यभूति वर्धना सिर्फ फाउंडर थे, उतने इंपॉर्टेंट रूलर नहीं थे। जो इंपॉर्टेंट रूलर्स आना स्टार्ट होते हैं वो होते हैं प्रभाकर वर्धन के टाइम से। तो प्रभाकर वर्धन फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर हम कह सकते हैं वर्धना डायनेस्टी के थे। तो प्रभाकर वर्धन के दो सन थे, एक थे राज्यवर्धन और दूसरे थे हर्षवर्धन। लेकिन इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हर्षवर्धन, जिन्हें द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ वर्धना डायनेस्टी भी कहा जाता है। ठीक है, और उन्हें यह भी कहा जाता है कि द लास्ट इंपॉर्टेंट हिंदू रूलर या फिर लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर भी माना जाता है हर्षवर्धन को। ठीक है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हर्षवर्धन कैसे राजा बने, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैं आपको इसे स्टोरी के फॉर्म में बताता हूँ। तो थानेश्वर, जब प्रभाकर वर्धन के बाद थानेश्वर यानी हरियाणा के जो इलाका थे उसके जो राजा बने वो थे राज्यवर्धन, क्योंकि वो बड़े बेटे थे प्रभाकर वर्धन के। ठीक है, और जो उनकी बहन की यानी राज्यवर्धन की बहन की जो शादी हुई वो कन्नौज के राजा, जो उस समय कन्नौज के राजा थे, उनसे हुई, और उनकी बहन का नाम था राजश्री। ठीक है, तो कन्नौज यहाँ बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करेगा ये हर्षवर्धन के राजा बनने में। ठीक है, कन्नौज के आसपास कई लड़ाइयाँ हुई, हम आगे भी दिखेंगे कन्नौज के ऊपर काफ़ी लड़ाइयाँ होंगी। तो कन्नौज के अलावा अगर हम बात करें तो गौड़ एक इलाका है जो कि है, हम कह सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल का इलाका जो कह सकते हैं वो। तो वहाँ के एक रूलर थे, बहुत ही बड़े फेमस रूलर शशांका। ठीक है, और उनके साथ थे मिले हुए देवगुप्त जो कि थे मालवा एरिया के रूलर। ठीक है, तो एक बार ज्योग्राफिकल लोकेशन इन सभी को देख लेते हैं। तो हम कन्नौज को सबसे पहले देखते हैं, जो सेंट्रल रोल अदा कर रहा है वो नॉर्दर्न यूपी में आप देख सकते हैं, और हरियाणा के पास जो था वो था थानेश्वर का इलाका। ठीक है, जहाँ पे हमारे राज्यवर्धन थे। तो अब हम देखते हैं गौड़ कहाँ का इलाका है। तो गौड़ हम देख सकते हैं बंगाल का जो इलाका है, और इस केस में विलन स्टोरी में विलन का रोल अदा करेंगे शशांक का जो गौड़ के थे। और मालवा आप देख सकते हैं जो कि उज्जैन या फिर जो करंट इसका इलाका कह सकते हैं, मध्य प्रदेश का इलाका। ठीक है, तो गौड़ और मालवा के जो रूलर थे यानी शशांका ने जो देवगुप्ता के हेल्प से कन्नौज पर अटैक कर दिया,
और कन्नौज पे अटैक करके जो राजश्री है उन्हें उसे इम्प्रिजन कर लिया। तो अगर आप जेल में बंद करेंगे तो ऑब्वियसली थानेश्वर के जो राजा राज्यवर्धन वो तो अटैक करेंगे ही, ठीक है। तो देवगुप्ता ने अटैक किया कन्नौज पे, ठीक है, और राजश्री को कर लिया इम्प्रिजन, ठीक है, देवगुप्ता। और इनका सपोर्ट में कौन थे? शशांका ने डायरेक्ट अटैक नहीं किया, लेकिन वो सपोर्ट में थे देवगुप्ता के। तो अब राज्यवर्धन ने अपनी बहन को छुड़ाने के लिए ऑब्वियसली हमला करेंगे और कन्नौज पे हमला किया। तो इस प्रोसेस में, इस लड़ाई में राजश्री तो भाग गई, ठीक है, लेकिन राज्यवर्धन को शशांका ने मार डाला, ठीक है। तो देवगुप्ता को राज्यवर्धन ने हरा दिया, पर जो उनके बैकअप थे शशांक जो आ गए, उन्होंने राज्यवर्धन को मार डाला। तो अब राज्यवर्धन के मरने के बाद जो जिम्मेदारी आ गई वो किस पे आई? जो उनके छोटे भाई थे हर्षवर्धन, उन पे आ गई। तो हर्षवर्धन ने फिर किंग का भार उठाया और हर्षवर्धन ने सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहले उन्होंने कन्नौज पे हमला किया और कन्नौज पे हमला करते ही उन्होंने शशांका को सीधे हरा दिया, ठीक है। शशांका को हरा दिया, जिससे शशांका को रिट्रीट करना पड़ा, अपने गौड़ के इलाका में वापस जाना पड़ा और कन्नौज को जो है वो वर्धना डायनेस्टी के अंदर आ गया, ठीक है। तो हर्षवर्धन के बारे में हम कुछ फैक्ट जानते हैं। तो उनको किंग बनाया गया था मात्र 16 साल की उम्र में, ठीक है, इन 606 AD। तो इतनी कम उम्र में उन्होंने शशांका को हराया। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया? हराते ही जो शशांका को हराने के बाद उन्होंने कन्नौज को अपना कैपिटल घोषित कर दिया, ठीक है। और इन्हें सबसे ग्रेटेस्ट वर्धना रूलर भी माना जाता है। ये इन्होंने 40 से ऊपर साल वर्धना डायनेस्टी को बहुत ही प्रॉस्पेरिटी के साथ रूल किया, ठीक है। और इसीलिए इनका नाम शिलादित्य भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इनका एक सेकंड नाम है शिलादित्य, आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि जैसे ही इन्होंने हराया कन्नौज को में हराया शशांका को, तो इन्होंने कन्नौज को अपना कैपिटल घोषित कर दिया, ठीक है। और इन्होंने फिर वर्धना डायनेस्टी को वहीं तक सीमित नहीं रखा, उनको और एक्सपेंड किया। और एक्सपेंड क्या किया? वो और ईस्ट गए और पूरे गौड़ और मगध के इलाका को भी अपने अंडर कर लिया, ठीक है। तो शशांका जब बाद में बूढ़े होकर डेथ हो गए और तो उन्होंने हमला किया और फाइनली गौड़ और मगध के इलाकों को भी अपने अंडर कर लिया, ठीक है। तो अगर आप मैप पे देखना चाहें तो वर्धना रूल जो एक सिर्फ थानेश्वर यानी हरियाणा तक सीमित था, उसे हर्षवर्धना ने कितने बड़े एक कह सकते हैं एम्पायर के रूप में स्टैब्लिश किया। इसीलिए इन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं मैप पर कि थानेश्वर से लेकर ये पूरा गौड़, मगध और सेंट्रल इंडिया को भी कब्जा कर लिया। लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं कि ये नर्मदा तक ही है सिर्फ सीमित, इनका जो रूल है वो नर्मदा तक सीमित है, उसके साउथ नहीं जा पाए। तो इसका भी एक कारण है, इन्होंने एक एक्सपेडिशन करने की कोशिश की, साउथ जाने की कोशिश की, पर उन्हें हार मिली। सिर्फ एकमात्र हार जो हर्षवर्धना को मिली है और वो है पुलकेशिन II द्वारा, जो कि चालुक्य रूलर थे। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, वो है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब चलिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं इन हर्षवर्धना के बारे में, ठीक है, और इनके रूल के बारे में, जो कि SSC के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूएन सांग जो कि चाइनीज पिलग्रिम थे, वो इनके टाइम में विजिट करने आए थे, ठीक है, चाइना के रिलीजियस पिलग्रिम थे और इसी टाइम में आए थे, ठीक है। मैंने गलती से आपको गुप्ता पीरियड में फाहियन की जगह ह्यूएन सांग बोल दिया था, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने वहां के कमेंट सेक्शन में भी लिखा था गुप्ता पीरियड का पार्ट 2 में, ठीक है। तो उन्होंने अब हर्षवर्धन पे वापस आते हैं। तो हर्षवर्धन ने कन्नौज असेंबली भी कंडक्ट कराई थी, किसके ऑनर में? ह्यूएन सांग के ऑनर में। तो ह्यूएन सांग आए थे जब इंडिया, तो कई सालों तक इंडिया में रुके थे और इंडिया के बारे में, कल्चर को जानने की कोशिश की थी। तो उस समय एक कन्नौज असेंबली हर्षवर्धन ने कराई थी सिर्फ इनके ऑनर में, ठीक है। तो हर्षवर्धन सिर्फ एक बड़े योद्धा ही नहीं थे, बट बहुत ही बड़े एक कह सकते हैं लेखक भी थे। इन्होंने 3 प्ले, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले लिखे हैं, जिनका नाम आपको याद रखना है, नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये तीनों नाम आपको याद करना है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है। और अगर हम लिटरेरी वर्क्स की ही बात कर रहे हैं तो बाणभट्टा ने जो हर्षचरिता लिखी है, ये भी आपको याद रखनी है। ये बहुत ही बार बार रिपीट होता है कि हर्षचरिता किसने लिखी है, तो इनके कोर्ट पोएट थे बाणभट्टा, उन्होंने लिखी है, ठीक है। ये बहुत ही स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हर्षचरिता बाय बाणभट्ट, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है, ठीक है। अब अगर बुक्स की बात कर रहे हैं तो ह्यूएन सांग जो आए थे उन्होंने भी एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम था सीयू की, ठीक है, आप ये याद रख लीजिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, आप इन सब के बारे में याद कर लीजिए।
और अब हम कुछ एक और फैक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में बात करते हैं, और वो है हर्षा एरा। ठीक है, तो मैंने पहले भी बहुत एरा के बारे में बताया है आपको, गुप्ता एरा, विक्रम एरा। ठीक है, तो हर्षा एरा भी एक एरा है जो कि हर्षवर्धन ने स्टार्ट किया था, और स्टार्ट होता है ये 606 AD से। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारे एराज को एक बार में। तो सबसे ओल्डेस्ट एरा जो है वो है विक्रम संवत या फिर विक्रम एरा, जिसे किंग विक्रमादित्य ने दिया था। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो आता है जो हम लोग इंग्लिश कैलेंडर यूज करते हैं, वो है ग्रेगोरियन, उसे ग्रेगोरियन एरा कहा जाता है, जो कि ऑब्वियसली 0 AD से स्टार्ट होगा। और उसके बाद हमने पढ़ा गुप्ता एरा के बारे में 320 AD से। ठीक है, और देन आता है हर्षा एरा जो कि 606 AD से आता है। तो ये सारे एराज आपको इंपॉर्टेंट रखने हैं, याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं? क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस में पूछा जाता है कि कौन सा एरा किसके बाद आता है। ठीक है, और हाँ, एक और एरा हमने पढ़ा था जिसका नाम था साका एरा, जो कि 78 AD से था और कनिष्का ने दिया था। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है जो भी था हर्षा एम्पायर, वर्धना डायनेस्टी हमारा कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाएंगे साउथ और जानेंगे चालुक्याज और पल्लवाज के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और बाकी अपने दोस्तों को भी बताएं, और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा हमारा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।